नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास हमारी यानी हमने जितने भी व्याकरण के प्रकरण पढ़े हैं, व्याकरण प्रकरणों की प्रश्नोत्तरी की क्लास है। व्याकरण के जितने भी प्रकरण पढ़े हैं उन प्रकरणों की प्रश्नोत्तरी यानी कक्षा 6 से लगा करके 10 तक किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या अन्य कोई जैसे कि रीट है, इस प्रकार की भर्तियों में भी इनमें से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। यानी ये हिंदी के लिए भी महत्वपूर्ण क्लास है और संस्कृत के लिए भी। हिंदी में जैसे वर्ण विचार है, सेम ही हिंदी और संस्कृत का वर्ण विचार, वर्ण कितने होते हैं। तो जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, नाम आ गया वर्णस्य उच्चारण स्थानम किमस्ति। वर्णस्य उच्चारण स्थानम किमस्ति। अब आपके सामने दिया आएगा कक्षा 8 और कक्षा 9 में यह वर्णोच्चारण स्थान चलता है। यानी ध्यान तो हमें पता तो कक्षा 6 से भी चल जाता है कि वर्ण कितने होते हैं संस्कृत में। यानी वर्ण में जैसे कि वर्ण, स्वर और व्यंजन होते हैं। अब आपके सामने इनमें ऑप्शन क्या बनता है? ऑप्शन बनता एम आता आपके सामने मूर्धा, बैम आता आपके सामने दंत, सेम आता आपके सामने कंठ और देम आता आपके सामने दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। अब आप इनमें से क्या करेंगे? जैसे कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 8 तक तो इनमें से कोष्टक में यानी किसी प्रकार का यानी वस्तुनिष्ठ विकल्पात्मक प्रश्न आता है। और यानी इनमें देखें मूर्धा, मूर्धा किसका करता है? तो आपको मैंने सूत्र बताया, जैसे ऋतु रसा नाम, दंत है ऋत लसु नाम, कंठ है उप, और दंतोष्ठ एकमात्र है जो व का उच्चारण करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका द। रीट के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है वर्णोच्चारण स्थान में से प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन आपको सामने पूछा जाता है, संस्कृत भाषाया सौरा है कति संति। संस्कृत भाषा या सौरा कति संति, यानी संस्कृत भाषा में स्वर कितने होते हैं। तो संस्कृत भाषा में आपके स्वर कितने होते हैं? तो आप इनमें से देखेंगे आपके सामने ऑप्शन में 1 नंबर में आएगा एकादश, बे में आएगा आपके सामने द्वादश, से में आएगा, से में आपके सामने नाम दे दिया त्रयोदश, और दे में दे दिया, जैसे दे में आपके सामने आ गया 10। अब आप करो इनमें से, तो आपको यानी पता होना चाहिए। जैसे आपको पूछा किसमें? संस्कृत भाषा या, संस्कृत भाषा में कि कुल कितने स्वर होते हैं। संस्कृत भाषायाम सौरा कति संति, यानी क्या पूछ रहे हैं? कौन कितने होते हैं? स्वर। तो संस्कृत भाषा में जैसे हिंदी में स्वर होता है 11, कितने होते हैं? 11। ये किस में होता है? 11 ये होता है आपके हिंदी में। कौन से सब्जेक्ट में होता है ये? हिंदी में। संस्कृत में क्या कितना होते हैं? 13। आपके सामने ऑप्शन में ये से, जैसे संस्कृत भाषा में 13 उपसर्ग स्वर होते हैं। 13 में से जैसे एक आपके सामने दीर्घ री आता है, एक आता लरे। इस लरे का प्रयोग हिंदी के स्वरों में नहीं होता है, और इन लरे का और री का प्रयोग कितना होता है? इस री और लरे का प्रयोग होता है आपके संस्कृत के स्वरों में। तो संस्कृत में कुल स्वर कितने होते हैं? संस्कृत में कुल स्वर होते हैं आपके 13। कितने स्वर होते हैं? 13। और हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वर होते हैं आपके एकादश यानी 11। ये चीज आपको विशेष रूप से याद रखनी। अब आपके सामने जैसे कि क्वेश्चन में और पूछा क्या जा सकता है कि यानी वर्णमाला में देखो, या तो वर्णों के उच्चारण स्थान से आपके कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 9 तक, या रीट की भर्ती से संबंधित यानी वर्णोच्चारण स्थान का सूत्र पूछा जा सकता है। तो आप सबसे पहला मेरा वीडियो है, उस पहले वीडियो में मैंने आपको वर्णों की सामान्य जानकारी के बारे में बताया था। तो यानी वर्ण के बारे में भी ध्यान रख सकते हैं। और दूसरा कि वर्ण कितने होते हैं। तो संस्कृत भाषा में एक नाम आता है पाणिनि। क्या नाम आता है? पाणिनि।
इस पाणिनि के अनुसार संस्कृत भाषा में कुल 63 या 64 टोटल वर्ण माने गए हैं। अब आप देख करके हंसने लगोगे कि ये 63-64 किस प्रकार होते हैं। जैसे आपके स्वर में प्लुप्त स्वर कितने हो गए, हर्ष स्वर 5, दीर्घ स्वर कितने हो गए 8, प्लुप्त स्वर कितने हो गए 9, 8 9 17, 17 और 5 कितने हो गए 21 से लगा करके 22 इंच ने क्या माने, स्वर माने। यानी ये स्वर सेम प्रयुक्त होते हैं, लेकिन इन स्वरों को भी पाणिनि ने कितना बताए 21 से 22। अब आपके सामने व्यंजन है, व्यंजन में भी ऐसे व्यंजन कौन से हैं जो 2 बार प्रयोग होते हैं, जैसे 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन कुल कितने होते हैं 33 होते हैं। अब 33 के बाद में जो भी संयुक्त व्यंजन आते हैं उनको छोड़कर, जैसे कि 33 व्यंजन है और 33 व्यंजनों में आप देखें तो आपके सामने आएगा जैसे अंग, अण, न, मैं, ये 5 जोड़ो, क्योंकि ये दोनों पांचों ही हैं वो कितने बार प्रयुक्त होते हैं 2 बार। और पाणिनि की शिक्षा के अनुसार पाणिनि ने और क्या माना, और जो भी संयुक्त स्वर यानी संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजनों को भी इनमें मान लिया, संयुक्त व्यंजनों को भी इनमें मान लिया। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि संयुक्त स्वरों का सही उच्चारण क्रम कौन सा है, तो आपके होगा ए, ओ, आई और औ। संयुक्त स्वरों का, संयुक्त स्वर ये 4 होते हैं मूल रूप से, तो मूल रूप से ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। तो इन संयुक्त स्वरों का उच्चारण क्रम अर्थात क्रम कौन सा होगा ए, ओ, आई, औ। अब ए, आई, ओ, औ ने होकर के क्या होगा ए, ओ, यानी संधि के अनुसार हमें इनमें इनकी परिभाषा के भी रूप में याद रखना पड़ेगा। अब आपके सामने जैसे वर्णों में और कौन सा प्रश्न बन रहा है, और क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से पूछा जाएगा जैसे पाणिनीय शिक्षाया अनुसारे कति संस्कृत भाषायाम कति वर्णा संति, या आपके सामने पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि उपसर्ग, जैसे हमने वर्ण विचार के बाद में क्या पढ़ा था उपसर्ग, तो पहला क्वेश्चन सीधा बनता है उपसर्गा कति संति, उपसर्गा कति संति, उपसर्ग कितने होते हैं, तो आपके सामने ऑप्शन में आएगा 21। यह देखो क्वेश्चन है वो हिंदी में भी प्रयुक्त होता है। हिंदी में आप उपसर्ग पढ़ोगे तो आपको पहला काम ये बताया जाएगा कि हिंदी में यानी संस्कृत से आए हुए उपसर्ग या संस्कृत के उपसर्ग, तो संस्कृत में 22 उपसर्ग है या 23 है, जो भी है वो आपको इस क्वेश्चन में मालूम। जैसे दूसरा आएगा द्वाविसम, तीसरा आ गया आपके स में आ गया तरियाविसम। अब इन तीनों में से आप बताओ, तो 22 होते हैं। कितने होते हैं 22। तो आपके सामने ऑप्शन में क्या बन जाएगा, जैसे ब बन गया संस्कृत भाषा या कति उपसर्ग संति, संस्कृत भाषा या द्वाविस उपसर्ग संति। हिंदी में है, हिंदी में इन उपसर्गों की संख्या कोई निश्चित नहीं होती है। जैसे हिंदी में ये ए भी उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है, हिंदी में यह ए भी उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे ये अन्न है, ये अन्न भी उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त, ये अनु है, अनु भी उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त। तो यानी हिंदी में उपसर्गों की संख्या निश्चित नहीं है। और उपसर्ग हम हिंदी में पढ़े थे, हिंदी में विदेशी भाषा से भी आए हुए हैं, देशज भाषा के भी उपसर्ग जो हमारे मन के द्वारा घड़े हुए उपसर्ग है। अब अगला उपसर्ग में क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आपके सामने अगला उपसर्ग में देता है, वो देता है आपको संधि का। किनका देता है, संधि का। जैसे आपके नाम सामने आ गया संजय शब्द कीम उपसर्ग अस्ति। संजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपके सामने ऑप्शन ए में आ जाएगा स, ब में आ जाएगा ज, से में आ जाएगा आपके सामने सु, और द में आ जाएगा आपके सामने सम। अब ये स संजय नाम देखो सम प्लस जय, संधि करते हैं सम प्लस जय होता है, तो सम उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा, सम। आप देखोगे कि जय किस लिए लिखा, हाँ मैं दूसरा उपसर्ग भी लिख देता, लेकिन आपको ये बोध कराने के लिए कि जैसे जय शब्द है, ये जय शब्द क्या होता है, यानी उपसर्ग किसी भी शब्द के कहाँ लगता है, पहले।
पहले तो सम आएगा, पहले सबसे पहले ये सम क्या है, उपसर्ग है, और जय क्या है, मूल शब्द है। अब आपके सामने जैसे क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है, क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है, जैसे आपके सामने प्रश्न आ जाएगा कि हार शब्द के आगे कौन सा उपसर्ग लगाने से किसी गिफ्ट का यानी पर्याय बनता है, यानी भेंट का, तो आपके सामने उपहार, उप प्लस हार, इस प्रकार का ही क्वेश्चन बनता है। यह भी विशेष रूप से याद रखने योग्य। अब आपके सामने 5 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पूछा जाता है, 5 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके। देखो इन 4 उपसर्गों में से, जैसे एक मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन यह आ गया आपके सामने, जैसे दुश्मन शब्द कीम उपसर्गम अस्ति, दुश्मन शब्द कीम उपसर्गम अस्ति। दुश्मन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको याद रखना, जैसे आपके सामने पहला ऑप्शन आ गया दुस, दूसरा आ गया दुस, तीसरा आ गया दुस, चौथा आ गया दु। तो प्यारे विद्वान साथियों, इसमें एक तरीके से हमें देखना है दुश्मन यानी दुस उपसर्ग कौन सा होता है, ये होता है। तो ये क्या है, दुस उपसर्ग है, और बाकी ये तो नए कोई उपसर्ग है, ये भी नए उपसर्ग है। और इस दुश्मन की संधि विच्छेद करें तो दु प्लस मन होगा। संधि विच्छेद में देखो दु, लेकिन उपसर्ग के साथ में विसर्ग प्रयुक्त नहीं होकर के क्या होगा, स प्रयुक्त होगा। तो दुश्मन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, दुश्मन शब्द में आपके उपसर्ग है दुस। कौन सा उपसर्ग है, दुस उपसर्ग। ये बात विशेष रूप से याद रखने योग्य। एक जैसे संधि में पूछा जाता है, संधि में आपके कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, संधि में आपके सामने आता है, जैसे ये नाम आ गया प्रत्येक शब्द कीम उपसर्गम अस्ति। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जैसे आपके सामने ए में आएगा पर, बे में आएगा परा, से में आएगा आपके सामने प्रत्यय, और दे में आएगा आपके सामने प्रति। क्या आएगा, प्रति। तो देखो जैसे इनकी भी संधि करनी होगी, प्रतिदन एक, प्रत्येक, तो प्रति उपसर्ग होगा, कौन सा होगा, प्रति। लेकिन हम क्या करते हैं, एक ही ऑप्शन को देखते हैं, और इस एक ही ऑप्शन को देख करके, जैसे पर है, हाँ पर उपसर्ग आगे लगता है, लेकिन ये यहाँ पर देखा कि उपसर्ग आगे और हम पर में चले गए, ये नहीं देख करके हमें पूर्ण रूप से देखना होगा। तो कौन सा होगा, प्रति होगा। उपसर्ग में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, या आपको उपसर्ग की परिभाषा से संबंधित यानी वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे लग करके उनके अर्थ में परिवर्तन या विकार उत्पन्न कर देते हैं, वह कौन कहलाते हैं, आगे यानी प्रारंभ में कौन लगते हैं, प्रारंभ में लगते हैं आपके उपसर्ग। कौन लगते हैं, प्रारंभ में उपसर्ग लगते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा में से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो परिभाषा याद रखनी। और 22 उपसर्ग एकदम याद होने चाहिए, मुक्त जबान। अब आपके सामने यानी 6 क्वेश्चन आ गए। 7वां क्वेश्चन, उपसर्ग के बाद में हमने एक यानी जैसे आपके सामने प्रत्यय का टॉपिक रखा। प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में मैं आपको एक सामान्य जानकारी दे देता हूं इस शब्द से। प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखना। जैसे ये नाम आ गया, क्या नाम आ गया, संस्कृत, संस्कृत नाम आ गया। ये 3 शब्द देखो, ये क्या आया, सम प्लस क्री प्लस कत। ये सम किसी भी शब्द के आगे लगने वाला, ये सम कहां पर लगा, आगे, आगे यानी प्रारंभ में लगने वाला क्या कहलाता है, उपसर्ग। यह शब्द कहां पर लगा, पीछे, यानी ये क्या कहलाएगा, पीछे लगने वाला क्या कहलाएगा, आपके पीछे लगने वाला कहलाएगा प्रत्यय। क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। और ये बीच में जो होती है या तो मूल शब्द होता है या आपके होती है धातु। कौन होती है, धातु। यानी धातु से पहले क्या लगता है, उपसर्ग। धातु से पहले उपसर्ग, और धातु के बाद में क्या लगता है, धातु के बाद में लगता है आपके प्रत्यय। क्या लगता है, प्रत्यय। तो उपसर्ग आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, धातु के पहले लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं, उपसर्ग, और धातु के बाद में लगने वाले को क्या कहते हैं, प्रत्यय। उपसर्ग का विलोम क्या होगा, उपसर्ग का विलोम प्रसर्ग नहीं होकर के क्या होगा, प्रत्यय होगा। क्या होगा, प्रत्यय। अर्थ की दृष्टि से देकर तो हमारे यानी जो हमने 6 क्वेश्चन
मैंने बताए, उसी प्रकार के मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता सकता हूं। जैसे आपके सामने 7वां क्वेश्चन आ गया, हर्षौ स्वरम नास्ति। हर्षौ स्वर नहीं है, हर्षौ स्वर नहीं है, तो हर्षौ स्वर कौन सा नहीं है इनमें से? तो आपके सामने पहला, जैसे आपके सामने आ गया ई, ब में आपके सामने आ गया अ, से में आपके सामने आ गया ल, द में आपके सामने आ गया ई। अब आपको इनमें से चुनना है। तो हर्षौ स्वर कौन कौन से होते हैं? हर्षौ स्वर का दूसरा नाम हम कहते हैं एक मात्रिक। क्या कहते हैं? एक मात्रिक, या इनको हम दूसरा नाम देते हैं, वो देते हैं लघु। क्या नाम देते हैं? लघु स्वर, हर्षौ स्वर या एक मात्रिक स्वर का आपके सामने कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो एक मात्रिक स्वर कौन सा आता है? ई, ए, यानी एक मात्रिक संस्कृत में 5 होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं? ये 4 होते हैं आपके हिंदी में। संस्कृत में कितने होते हैं? संस्कृत में ये होते हैं ये 5। 5 कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, ल। हिंदी में ये 4 होते हैं, अ, ई, उ, री, इस प्रकार का। तो हिंदी में 4, संस्कृत में कितने होते हैं? 5। आपके सामने क्वेश्चन है इस प्रकार का भी संस्कृत में बन सकता है ऐसा, यानी जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, या आपको कोई पूछे कि ऐसा कौन सा हर्षौ स्वर है जो हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता लेकिन संस्कृत में हर्षौ स्वर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वो आपके ल है। कौन सा है? ल। अब आपके सामने जैसे इनमें भी क्वेश्चन देखें, संस्कृत में कितने होते हैं? 5, और हिंदी में हर्षौ स्वर कितने होते हैं? 4। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके द। क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। अब आपके सामने 8वां क्वेश्चन बन रहा है। 8वां क्वेश्चन क्या बन रहा है? 8वां क्वेश्चन बन रहा है कि अंतस्थ व्यंजनानाम उचित क्रम। अंतस्थ व्यंजनों का उचित क्रम, अंतस्थ व्यंजनानाम उचित क्रम अस्ति। अंतस्थ व्यंजनों का उचित क्रम है, जैसे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा य, र, ल, व। ब में आ जाएगा य, व, ल, र। से में आ जाएगा य, व, र, ल। और द में आ जाएगा सभी, यानी सर्वोपरि। तो आपके सामने इनमें आप किस विकल्प का? से का, यानी य, व, र, ल संधि के अनुसार, यानी इसे, यानी अंतस्थ व्यंजन का निर्माण किससे हुआ? अंतस्थ व्यंजन का निर्माण हुआ आपके संधि से। संधि में भी किस संधि से? यण संधि। इसीलिए इसे कहता है, यानी कहते हैं इको यणची, इको यणची। और इस इको यणची शब्द की भी उत्पत्ति किससे हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है आपके महास्वर सूत्र से। किससे हुई है? महास्वर सूत्र। महास्वर सूत्र कितने होते हैं? महास्वर सूत्र होते हैं आपके 14। महास्वर सूत्र दिए किसने? भगवान मेष। मेष अर्थात शिव ने। किसने दिए? मेष अर्थात शिव ने। जब एक बार पाणिनि और कात्यायन के बीच में झगड़ा हो जाता है, और पाणिनि और कात्यायन के बीच में झगड़ा होने के बाद में जब पाणिनि नाराज होकर के किसी वन में किसी पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं, तब है ना उदास मन में रहते हैं, तब भगवान विष्णु, भगवान शिव अर्थात मेष उनको जाकर के कहता है, हे बालक, आज निराश कैसे लग रहा है? कह रहा है कि मेरे साथ के मेरे दोस्त के साथ ही झगड़ा हो गया, तो क्या बहने? भगवान शिव कहते हैं कि क्या करें? तो भगवान शिव का ये उत्तर देता है कि आप ही कोई कृपा कीजिए। तब वो इससे के दोस्त कात्यायन को मनाने के लिए, अर्थात कात्यायन और पाणिनि को मनाने के लिए भगवान मेष अर्थात शिव क्या करते हैं? डमरू बजाते हैं। क्या करते हैं? डमरू बजाते हैं। और डमरू को बजाते हैं आपके 14 बार। क्या बजाते हैं? 14 बार। तो इन डमरू बजाने की ध्वनि से ही महास्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई है। और ये महास्वर सूत्र होते हैं, वो महास्वर सूत्र आपके कितने होते हैं? 14। तो रीट में इसका आज तक जितनी 6-7 रीटें हुई हैं, 7 में से 3 बार ने 6 रीटें हुई हैं या 5, तो 2 या 3 बार इनके प्रश्न पूछा गया है। तो ये भी विशेष रूप से याद रखने योग्य। अब जैसे आपके सामने और इनमें से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, जैसे आपको वर्णोच्चारण स्थान है, आज मैं उपसर्ग और वर्णोच्चारण स्थान की ये प्रश्नोत्तरी करवा रहा हूँ, यानी 9-10 क्वेश्चन है प्रमुख रूप से। तो कक्षा 6 में आपको वर्णोच्चारण स्थान में क्या याद रखना है
कि निम्न में से कौन से वर्ण का उच्चारण क्या होता है। जैसे हिंदी में इनका सही क्रम यरल है, संस्कृत में क्या होगा यवरल, क्या होगा यवरल। अब आपके सामने क्या दिया जाएगा, जैसे नोवा क्वेश्चन है, नोवा क्वेश्चन में आपके सामने यानी इनमें हो जाएगा स, इनमें क्या हो जाएगा स हो जाएगा। नोवा क्वेश्चन भी मैं आपको सामने लेकर आता हूं। ऐसा कौन सा स्वर है जो प्लुप्त यानी ऐसा स्वर का प्रकार जो हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता लेकिन संस्कृत में प्रयुक्त होता है, वो आपका होता है प्लुप्त स्वर। कौन सा होता है प्लुप्त स्वर, यानी ये विशेष रूप से याद रखने योग्य है। अब आपके सामने जैसे यानी संस्कृत वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वर्णमाला उपसर्ग या वर्णमाला से संबंधित, तो वर्णमाला से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। वर्णमाला से संबंधित यानी यह तो वर्णों का उच्चारण स्थान, आपको क्या याद रखना है वर्ण उच्चारण स्थान, या आपको क्या याद रखना है, या आपको रखना है वर्ण उच्चारण स्थान के बाद में कि स्वर व्यंजन, स्वर कौन से हैं, व्यंजन कितने हैं, व्यंजन के जैसे स्पर्श व्यंजन है जिसे काद्यम अवसाना कहते हैं, इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता है। काद्य अवसानम व्यंजन कौन सा होता है, तो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं आपके। 1 नंबर स्पर्श होता है, स्पर्श, दूसरे नंबर अंतस्थ, और तीसरा होता है उष्म्य। क्या आता है उष्म्य। अब इसको याद करने का एक ट्रिक, यानी यहाँ पर हमारे थोड़ा मन में भ्रम रहता है, तो इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ। ये नाम क्या है आपके सामने उष्म्य, ये से कितने नंबर पर आया, यहाँ पर 2 नंबर पर, तो यह से कितने नंबर पर अपने जगह पर आता है 2 नंबर पर, तो उसमें हम आते हैं से है। और अंतस्थ में क्या आता है अंतस्थ में आता है यरलव, और इस प्रश्न में आता है क से लगाकर मैं, इसीलिए इसको क्या कहा भी गया है कि काद्यम अवसाना। तो आज की हमारी यानी ये प्रश्नोत्तरी की विशेष क्लास है। इस विशेष क्लास को सभी मित्र जरूर देखें और लिंक को आगे से आगे शेयर करते रहिए। धन्यवाद।